मैं शुरुआत जरा संजीव जी आपसे आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो 3-4 स्टेट हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे कम से कम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी बैकफुट पे है, महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पे है। बिहार एक की स्टेट इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि बिहार के पास इस समय चाबी है कि मोदी जी की ये सरकार चलेगी कितने दिन। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के लिए उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू से अगर ये सरकार गिर सकती थी तो वो कभी भी गिरा दी जाएगी, लेकिन असली चाबी नीतीश जी। मैं 2-3 चीजें आपसे इसलिए पूछ लूं कि नीतीश जी मतलब मुझे कहीं-कहीं लग रहा है। अच्छा, मैं पहले एक डिस्क्लेमर कर दूं, मैं इस गर्मी में एक ये पहन के बैठा हूं तो मेरा मानसिक संतुलन ठीक है। मुझे आप लोगों को किसी डॉक्टर को मतलब पागलों के डॉक्टर या मानसिक डॉक्टर के पास भेजने की जरूरत नहीं है। मैं पिथौरागढ़ में कहीं आया हुआ हूं तो जहाँ पे थोड़ा मौसम ऐसा है इसलिए पहना हूं। मैं ना कोई साधना कर रहा हूं, ना मेरा दिमागी कोई ऐसा गड़बड़ है कि मैं इस तरह के कुछ कपड़े-वपड़े पहनने लगूं। तो संजीव जी, चाबी बिहार के पास है और मोदी जी तो अगर मतलब मुझे अजीब सा लगा, अगर मोदी जी 2 बार ऐसे झुक रहे थे, तो नीतीश जी 4 बार काहे झुके जा रहे थे? ये नीतीश जी का मैंने ये इस तरह का स्वरूप मेरा उनसे बहुत घनिष्ठता रही है। मैंने मोदी जी को नीतीश जी को आज तक किसी पॉलिटिकल आदमी के सामने इस तरह से दोहरा होते हुए नहीं देखा है। उनका अटल जी से बहुत अच्छा रेपो था, लेकिन इस तरह से दोहरे होके जो काम कर रहे थे, मुझे वहाँ पे ज़रूर नज़र आया कि उनको थोड़ा या तो अ, मतलब आराम की ज़रूरत है या किसी चिकित्सक की ज़रूरत है, अजीब-सा बिहेवियर था। तो पहली चीज़ आपसे संजीव जी, ओवरऑल आपको लगता है कि मोदी जी बैकफुट पे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के पास इस समय की है और बिहार में इलेक्शंस भी हैं। ये दोनों चीज़ों का मतलब अलग-अलग लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे, अपनी पोज़ीशन कंसोलिडेट करेंगे और इलेक्शन तक वो इधर-उधर भागने वाले नहीं। संजीव जी। सर, वो झुकने से ज्यादा पैर छूने के लिए उनका हाथ बढ़ा था। जूम करके भी देखा जाए तो वो दिखता है। तो वो नीतीश जी वैसे इलाज करा भी रहे हैं, ऐसा भी लगता है। इसलिए कि एक बार तो हमने ही अपने कॉलम में कहीं लिखते हैं पटना लुटियन को लेके, तो उसमें भी लिखा था, बेंगलोर के किसी अखबार में भी छपा था कि वो बेंगलोर गए थे 1-1.5 घंटे की यात्रा पे, प्राइवेट प्लेन से उतरे और सीधे एक डॉक्टर के घर गए और फिर वापस आए। तो ऐसा लगता है कि बीच में इंग्लैंड भी गए थे, पता नहीं है सब, चूंकि कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी ऑफिशियल बुलेटिन नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते, अनुमान ही है सब कुछ। लेकिन अनुमान को, कयास को ये सब घटनाएं थोड़ा सा बल दे देती हैं। और लोग कह रहे हैं डिमेंशिया है, तो डिमेंशिया के भी अलग अलग स्टेज होता है। डिमेंशिया वाला ऐसा नहीं होता कि बैठ जाएगा। दूसरे लोग उदाहरण देते हैं कि इतनी रैलियां कैसे कर ली, 74 रैली की उन्होंने। खैर, तो इनके बाहर आ जाने से भी सर सरकार कैसे गिरेगी? 280 तक पहुंचेंगे वो। एक साथ 2 लोगों को आना पड़ेगा, 16 और 12, 28 जब बाहर आ जाएंगे तो 65 पे चले आएंगे। तो इस हिसाब से चंद्रबाबू नायडू यदि पहले आ जाते हैं तो ज्यादा सरकार गिरने की स्थितियां बनने लग सकती हैं, लोग फिर बात कर सकते हैं। यहाँ जो दिख रहा है, अच्छा, एक आपने वो डिटेलिंग में कहा ही कि वो पीए हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर के, ललन सिंह। तो कर्पूरी ठाकुर के पीए और कर्पूरी ठाकुर के बेटे, दोनों को उन्होंने, हालांकि पीए जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं और बेटा जो है वो, लेकिन अनुभव और हर लिहाज से, और ललन सिंह की एक खास एक ईमानदारी कुछ लोग बताते हैं कि पार्टी के मसले पे और फाइनेंशियल, पार्टी के फाइनेंशियल मसले पे ईमानदारी की भी बात करते हैं और वो सब चीजें। तो नीतीश जी के ट्रस्टेड अलाई हैं और दोस्त भी हैं, तो वो पहुंचे हैं वहां। इस बार शायद नीतीश जी को समस्या ज्यादा नहीं लगे होगी, जैसी आरसीपी से हो गई थी, या जो भी सेंटर में जाता है धीरे धीरे उससे समस्या होने लगती है, तो शायद इस बार नहीं होगी। लेकिन बिहार का की राजनीति सबसे ज्यादा डिसीजन लेने में नीतीश जी क्या डिसीजन लेंगे वो उसको प्रभावित करेगी, और कर रही है। अब मुझे लगता है कि उनकी पहली प्राथमिकता है राज्य में होल्ड बनाने की, और वो राज्य में होल्ड का अर्थ ये होता है कि बीजेपी पर भी कंट्रोल करना।
बीजेपी में जो लोग हैं जो उनकी इच्छा के अनुरूप जैसे ही सरकार बनी थी एकदम से उनको भी वैसे ही नाको चने जिसको चौबाना कहते हैं, जैसे अभी मोदी जी को लेकर के कहा रहा है कि लोग अभी तक पोर्टफोलियो वगैरह में भी डिले होने को लेकर ऐसे ही लोग देख रहे हैं। तो उस समय दो लोग, दोनों ही उनके विरोधियों से बीजेपी ने घेर दिया था उन्हें, एक सम्राट चौधरी और दूसरा विजय सिन्हा। तो ये सबको वो चाहेंगे, उनके मित्र चले गए हैं, सुशील मोदी चले गए हैं, तो पार्टी पर कंट्रोल हो। और एक बार जो चर्चा है कि वो चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए, तो पहले चुनाव करा करके राज्य में जेडीयू फिर से बड़ा भाई बन सके, ऐसी कोई व्यवस्था वो चाहेंगे। तो इसलिए इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि उनको उनकी ओर से कोई थ्रेट जाने वाला है, और वो पहले चुनाव होगा और चीजें होंगी, उसके बाद कोई स्थिति आ जाए। लेकिन बीजेपी ने यदि कोई स्टेप लेने शुरू कर दिए तो स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, जिससे कि उनका चुनाव इलेक्टोरल प्रभावित हो जाए। जैसे कोई उन सिरफिरा यूसीसी की बात करने लगे, या सरकार सरफरों की बातचीत से तो चल जाएगा, सरकार यदि ये एक तो करते ही रहते हैं, गिरिराज सिंह को ले ही लिया गया है, गिरिराज सिंह नीतीश के विरोधी ही है। तो यदि कोई यूसीसी को लेकर बात होने लगी, या किसी तरह का एक डिबेट मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के इंटरनली बीजेपी के भीतर शुरू हो जाए, या ये शुरू करा दें, विपक्ष इस तरह के विरोधाभास को बढ़ावा देने में सफल हो जाए, तो ये सब जब चीजें टकराएंगी, कितना ज्यादा विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है जाति गणना को, और अति पिछड़ों का जो 9th शेड्यूल में जो खुद नीतीश जी की सरकार ने भेजा, उसको 9th शेड्यूल में अब तो ले जाने में इनकी भूमिका हो सकती है। तो इन सब को, इन विरोधाभासों को विपक्ष कितना बढ़ाता है, ये सब चीजें मायने रखेंगी। ये जब बढ़ेंगी तो टकराव होगा। एक तो फॉर्मूला है राज्य में पावर पोजीशन को कैसे हैंडल करना है, उससे वो तय होंगे, और दूसरा है कि विरोधाभासों को कैसे विपक्ष बढ़ा पाता है, या स्वतः विरोधाभास पैदा होते हैं, तो फिर नीतीश जी अलग किस्म से स्टैंड ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आनंद सर। मैं संजीव जी एक और चीज, एक महत्वपूर्ण चीज पे आ जाऊं। एक तो थोड़ा ये भी बताता चलूं कि ये जो इलेक्शन हुआ, इसमें बीजेपी को कुल वोट मिले हैं 23,59,73,935। और ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि पिछला इलेक्शन जो हुआ था 2019, उस पे नंबर ऑफ वोट्स मिले थे 22,90,76,879। इस इलेक्शन और उस इलेक्शन के दरमियान करीब 69 लाख वोट ज्यादा मिले हैं बीजेपी को इस बार पिछले इलेक्शन के मुकाबले। उसी के सामने कांग्रेस का भी, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि वो कंपैरिजन जरूरी है। कांग्रेस को पिछली बार जो 2019 का इलेक्शन था उसमें 11,94,95,214 वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस को मिले हैं 13,67,59,064 वोट। मोटे तौर पे ये जो इन दोनों का फर्क है 1,73,00,000 वोट कांग्रेस को पिछले इलेक्शन में, नंबर्स की सिर्फ मैं अभी बात कर रहा हूं, ज्यादा मिले हैं, जो शायद इस चीज को दर्शाता है कि कांग्रेस ने एक अपना रिवाइवल तो किया है। वो रिवाइवल 52 से 99 पे आके अटक गया, वो क्यों नहीं हुआ, लेकिन रिवाइवल तो दिख रहा है। मेरा एक प्रश्न जो आपसे संजीव जी है, अरुण जी का ये मानना है कि वो स्पीकर का पद शायद नहीं छोड़े बीजेपी, क्योंकि वो अहम है, वही उसकी मतलब वही से सारी ऑक्सीजन, दिल दिमाग सब कंट्रोल होता है। मेरा अभी भी मेरा जो पॉलिटिकल सेंस कहता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू उस पद को नहीं छोड़े होंगे, क्योंकि जितना उनको मिला है अभी वो उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहा है। जो नाम, इसके अलावा एक नाम और चल रहा है, बीजेपी में अध्यक्ष पद पे बहुत इस समय बातचीत चल रही है। मैं थोड़ा इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष पद मेरे हिसाब से जो सारे नाम है, अनुराग ठाकुर का नाम है, विनोद तावड़े का नाम है, संतोष का नाम है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्रंट रनर, और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, सुनील बंसल सबसे आगे इसलिए दिखाई देते हैं कि अमित शाह और मोदी अपना कंट्रोल इस पार्टी से हटाना नहीं चाहेंगे। पार्टी में लोगों की जिस तरह से कंट्रोल है ना, लोग बीजेपी के दफ्तर में कुछ बोलने से हिम्मत नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के दफ्तर में, लखनऊ में चले जाइए, तो अगर किसी को बात करनी होती तो कहता चलो बाहर चले,
दफ्तर के अंदर बीजेपी के अच्छे खासे बड़े नेताओं की ये हिम्मत नहीं कि वो अपने कमरे में बैठ के आपसे बात करें, वो बाहर आपको छोड़ने के बहाने, पान खाने के बहाने, सिगरेट पीने के बहाने बाहर निकल के तब आपकी से बात करते हैं। तो मैं जिस बात की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो मामला है, ये शायद अगले 10 दिन में सेटल हो जाएगा। होम मिनिस्टर तो अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन बाकी मंत्रालय वैसे ही रहेगा, क्योंकि मोदी जी ने मोर और लेस अपनी पुरानी टीम को रिटेन किया है। तो ये भी देश किस रास्ते पे चल रहा है उसका इशारा भी एक काफी कुछ साफ हो रहा है। 2-3 नए चेहरे हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान और हैं, बहुत फर्क कोई डालने वाले नहीं है। तो ओवरऑल सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर मैं जरा आपसे पूछ लूं कि वो मोदी डोमिनेटेड रहेगा कि लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट रहेंगे? जैसे नितिन गडकरी काफी कुछ इंडिपेंडेंट रहते हैं अपने उसमें, और थोड़ा उनके अध्यक्ष पद पे भी समझना चाहूंगा, उनका जी जो बीजेपी का अध्यक्ष पद। आनंद सर, मुझे ये लगता है कि बहुत मेहनत से अमित शाह ने और मोदी जी ने पार्टी फंड को बढ़ाया है। उसमें कई तरह के प्रयोग दुरुपयोग हुए हैं, और अध्यक्ष का अर्थ होता है पार्टी फंड पे भी पहला कंट्रोल। जिसका पार्टी फंड पे कंट्रोल होगा उसका पार्टी पर भी कंट्रोल होगा, ये आम तौर पे। बाकी चीजें तो राजनीति में और भी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन पार्टी फंड कंट्रोल बहुत मायने रखता है, और अभी इधर है इनके पास। ये कोशिश करेंगे कि पार्टी को और सरकार को दोनों को अपने नियंत्रण में रखें। आरएसएस अभी इनके नियंत्रण से बाहर है। तीसरा टारगेट इनका रहेगा कि आरएसएस को भी कंट्रोल में कर लें। आरएसएस की मजबूरी है, आरएसएस ने तटस्थ देखा है मुझे लगता है सब कुछ को, और इनका जो कुछ हो रहा है अभी उसको भी देख रहा है, क्योंकि उसके भी हित में है कि वो अपना 100वां साल तो अपनी ही सरकार के साथ मनाए। वो कभी नहीं चाहता होगा कि ये एनडीए सरकार के साथ मनाए, वो भाजपा ही चाहता होगा। लेकिन फिर भी एक विन विन पोजीशन है कि प्रधानमंत्री उसका अपना, राष्ट्रपति उसका अपना, और तो वो चाहे उनका ये है, इसलिए वो तटस्थ फॉर्म है, तो उस पर भी इनकी नजर होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा जब गृह मंत्रालय दे दिया जाएगा अमित शाह को। मैं छोड़ ही दिया। अब जब आप कह रहे हैं तो इन लोगों ने छोड़ा ही, अब तक तो ऐसा ही लग भी रहा है। तो गृह मंत्रालय छोड़ा तो कितने दिन की कहानी है इन लोगों को सेटल करने में, फोन टेप होने में, ये सीबीआई और इसको करने में। दूसरे दलों पर पहले नीतीश जी और उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा। पहले और भी दल हैं जहां से तोड़ने की कोशिश होगी, लाने की कोशिश होगी, और साथ में यदि लोकसभा अध्यक्ष हो गया तो और आसान हो जाएगा। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यदि ये ऐसा ब्लंडर करने जा रहे हैं ये लोग, लोकसभा अध्यक्ष का पद और गृह मंत्रालय दोनों मोदी जी की इच्छा के अनुरूप होगा। तीसरा एक मेरी नजर, मैं आपको शायद सूचना तो शेयर करें, क्या कोई तैयारी विपक्ष की भी है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी उम्मीदवार को खड़ा करे? क्या कोई संख्या भले ही उनकी नहीं है, 232 हैं, लेकिन यदि इनके मनोनुकूल ना हो तो कुछ खेल लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर के ये भी किया जा सकता है। हालांकि तब भी सत्ता पक्ष अपना लोकसभा अध्यक्ष तो निकाल ही लेता है। लोकसभा अध्यक्ष ही गिर जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, यहीं पे पहली चुनौती हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मुझे पूरा कंट्रोल के लिए इनकी ओर से तो कोशिश है। अब अभी तक तो इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है। ये होता है तो फिर कौन सी मजबूरी है नीतीश कुमार की और कौन सी चंद्रबाबू नायडू की कि इस तरह से सरेंडर हो जाया गया कि लोकसभा अध्यक्ष पद भी दे दिया गया और गृह मंत्रालय भी दे दिया गया। ये एक बड़ा सवाल, फिर ये इस सवाल की गुत्थी खोलने का काम हम आपका रहेगा और आप सबका रहेगा, जो ये जान सके कि हुआ क्या।